हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स का थर्ड क्लास है। पहले दो क्लास में हम आप लोगों को मनी को डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। आज की क्लास हम लोग बैंकिंग करेंगे। अब 2 दिन हमको बैंकिंग कंप्लीट करने में लगेगा एंड फिर इन्फ्लेशन एक क्लास में या 2 क्लास में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही बोले ये जो यूनिट है ये पहला जो यूनिट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। मनी डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर लिया गया आप लोगों के साथ, प्लस हम इसके लिए नोट्स भी क्वेश्चन आंसर्स भी स्टूडेंट लोग को दे रहे हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर्स प्लस क्लास नोट्स, देखो इस तरह का मेरा क्लास नोट्स रहता है, ये भी आप लोगों को मिलेगा हर चैप्टर में। देखो अभी ये सब है, देख रहे हो बच्ची लोगों को क्लास में हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन बैच में, उस तरह से उन लोग लिखता है। ठीक है, और आप लोगों को भी ये चीज़ मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पूरा बहुत लंबा है, 22 पेजेस का है पूरा। तो इस तरह से पूरा नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, एवरीथिंग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर आप जल्दी जल्दी वीडियो डालिए, जल्दी जल्दी वीडियो डालिए। बाबू वीडियो एकदम ठीक स्पीड में जा रहा है, आपको बस मेरा ही स्पीड मैच करके रखना है। आपका आराम से दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम से 1.5 महीना पहले हम लोग कंप्लीट कर देंगे। देख रहे हो पूरा नोट्स रेडी है, खुद का हाथ का हैंड रिटन नोट्स है पूरा, कोई बुक से छापा हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं किया हुआ। देख रहे हो हैंड रिटन नोट्स है जो हम लिखवाए हैं। देखो डेट 30/9/2025। ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने वाला बात नहीं है। प्लस ये तो नोट्स है, क्लास नोट्स, हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देंगे। जैसे ये चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स वाला और 6 मार्क्स वाला आंसर्स लिख के हम पूरा देंगे। अभी हम मनी का लिखवा दिए उन लोगों को, बैंकिंग अभी चल रहा है तो बैंकिंग का भी लिखवाएंगे। जैसे पूरा हो जाएगा आप लोग को PDF दे देंगे, आप लोग अपना कॉपी में ले लो या प्रिंट आउट करवा लो, जैसे आप लोग को ठीक लगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग वाला पोर्शन। अब बैंकिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये बताइए बैंक क्या होता है, व्हाट इज अ बैंक। अगर किसी से हम पूछे भाई बैंक क्या है बोलो, तो एक रिक्शा ठेला वाला से भी अगर आप पूछोगे तो ऐसा नहीं है कि जहां बैंक क्या है हमको तो नहीं पता, उसको भी पता है। बोलेगा बैंक सर वो जगह है ना जहां पर हम लोग पैसा जमा करते हैं और जहां से लोन मिलता है। यही तो हो गया डेफिनेशन बैंक का। मतलब बैंक का कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है। अ बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन, अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन्स टू द पब्लिक। यही काम जो इंस्टीट्यूशन करता है सर, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब सर कंट्री में कितना टाइप्स ऑफ बैंक है, वो मेनली अगर हम बैंक को क्लासिफाई करें, अगर हम बैंक्स को क्लासिफाई करें तो मोटा मोटी 2 कैटेगरी में हम बांटते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो मोटा मोटी वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक होता है सेंट्रल बैंक और दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स, तो एक होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक्स। सर आप सेंट्रल में बैंक लिखे, कमर्शियल में बैंक्स, एस क्यों कर दिए? क्योंकि बाबू हर कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारा होता है। अब सर सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? सेंट्रल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम का बोझ को अपने कंधे पे उठाकर है, जिसके ऊपर पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है, उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। जो पूरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है उस बैंक को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इंडिया में ये काम, ये जिम्मेदारी जो बैंक अपने कंधे पे उठाकर है उसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो एक कैटेगरी तो हो गया सेंट्रल बैंक, जो कि एपेक्स बैंक है पूरे कंट्री का,
पूरे कंट्री का जो हेड बैंक है, जो पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को संभाल के रखा है, जो पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, पूरा कंट्री का बैंक्स को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करता है, मॉनिटर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। अदर देन सेंट्रल बैंक, जो बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में जनरल पब्लिक के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, अलग अलग बिजनेस हाउसेस के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कंट्री में ऑपरेट कर रहा है बैंक, उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं कंट्री में। एसबीआई जो इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचएसबीसी, एक्सिस बैंक, बहुत सारा बैंक्स है। ये सब कमर्शियल बैंक्स है जो कंट्री में ऑपरेट कर रहा है। समझ में आया? तो मोटा मोटी बैंक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सर, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अब अगर हम लोग कमर्शियल बैंक को फर्दर डिवाइड करें तो कमर्शियल बैंक भी बहुत सारे कैटेगरी के, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। ये तो हो गया दो मोटा मोटी जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम लोग चैप्टर में डिटेल में ये दोनों बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। अदर देन दैट और भी बहुत सारा बैंक्स है। कौन सा बैंक है सर? नंबर 1 अदर बैंक्स में आ जाता है कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 2 रीजनल और रूरल बैंक, रीजनल एंड रूरल बैंक्स, ये सबको बस सिर्फ याद रखना है। फिर आता है तुम्हारा एक्सचेंज बैंक, एक्जिम बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना। अब सर कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब कौन सा बैंक? वो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो ओरिजिनली रूरल एरिया में, गांव देहात के एरिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, लेकिन अब अर्बन एरिया तक पहुंच गया है, अब शहर तक पहुंच गया है। जो मेनली जो है छोटा मोटा जो बैंक रहता है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो गांव से स्टार्ट हुआ था अब बढ़ते 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 शहर तक पहुंच गया। ये सब हो गया कोऑपरेटिव बैंक। रीजनल एंड रूरल बैंक का क्या मतलब होता है? रीजनल एंड रूरल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जिसको स्मॉल फार्मर्स, रूरल पीपल, खेत में जो काम कर रहा है, जो गांव के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है रीजनल एंड रूरल बैंक, जो गांव में एकदम आउटस्कर्ट्स में है, गांव के एरिया में। फिर आते तुम्हारे एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक मतलब वो बैंक जो हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड में थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। अब तुम माल बेच रहे हो यूएस में, यूएस से पैसा आ रहा है डॉलर में, एक्सचेंज बैंक है उसको चेंज करके इंडियन रुपीस में देगा। तुम कुछ सामान मंगा रहे हो चाइना में, तुम्हारे पास तो रुपीस है, उसको देना है येन में, तो रुपीस को चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करके उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज बैंक जो करेंसी को चेंज करता है। सुनिए ना, वेस्टर्न यूनियन, जिसके फादर या कोई भी रिलेटिव लोग आउट ऑफ इंडिया में रहते होंगे और काम करते होंगे, तो आप लोग ये सब टर्म बहुत इजीली सुने होंगे, ये एक्सचेंज बैंक, यूनियन, वेस्टर्न यूनियन, ये सब जो है। फिर आता है एक्जिम। एक्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। वो बैंक जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स देकर, ताकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना कदम जमा सके, उसको बोलते हैं एक्जिम बैंक। फिर आता है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए लोन्स देता है आपको, ताकि आप इंडस्ट्रीज, ताकि कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो पाए। डेवलपमेंट बैंक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं IFCI,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, FCI, ये सब जो है डेवलपमेंट बैंक है। फिर यहाँ पे तुम्हारे एक और आ सकता है एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, फार्मर्स को सपोर्ट करता है फर्टिलाइजर्स खरीदने में, फाइनेंस करता है फार्मर्स को जब तक उसका फसल उग ना जाए। तो ये सब बैंक होता है एग्रीकल्चरल बैंक, जिसका एक फेमस एग्जांपल है नाबार्ड, NABARD, ये एक एग्रीकल्चर बैंक है। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। अदर देन दैट प्राइवेट बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक्स होता है, फॉरेन बैंक्स होता है, जैसे कि तुम्हारा HSBC फॉरेन बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस ये एक फॉरेन बैंक है। ठीक है ना, इंडियन बैंक में SBI, बड़ौदा। फिर प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में जैसे कि एक्सिस, ICI, ये सब जो है HDFC, ये सब प्राइवेट बैंक्स है। इंडियन बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक जो बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, SBI, PNB, यूनाइटेड, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक है, हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया अदर बैंक्स। तो ये दो आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। अब हम लोग आते हैं कमर्शियल बैंक का फंक्शंस में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हम दो क्वेश्चन अभी तुम लोग को बोल रहे हैं, ये दो में से बैंकिंग वाला चैप्टर से 2-3 में से 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से एक है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वही इंपॉर्टेंट का एक पार्ट हम करने जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। What are the functions of commercial banks? अब देखो, What are the functions of commercial bank? अभी हम आपसे पूछे सर बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है, हम लोग बोले सर बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेता है और पब्लिक को लोन ग्रांट करता है। एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन टू द पब्लिक इज नोन एज अ बैंक। अब अगर बैंक डिपॉजिट लेता है, इसका क्या मतलब है, हम मुंह उठा के जाएंगे और कोई भी जाएगा पैसा डिपॉजिट देगा ले लेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। या कोई भी मुंह उठा के जाएगा बोलेगा हमको लोन दे दो तो बैंक लोन दे देगा? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बैंक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है, वही सब अभी हम लोग इस फंक्शंस में पढ़ेंगे। देखो मेनली बैंकिंग का जो, कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शंस, दूसरा होता है एजेंसी फंक्शंस, तीसरा होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो बैंक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है प्राइमरी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो एकदम बेसिक है। अगर कोई बैंक प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है तब वो बैंक ही नहीं है। अगर कोई बैंक प्राइमरी फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तब वो काहे का बैंक? तो प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आ जाता है बैंक्स का? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो बात है,
प्राइमरी फंक्शन में आता है सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये दो बहुत बेसिक फंक्शन है बैंक का या प्राइमरी फंक्शन। बैंक का क्या सबसे मेन फंक्शन है सर? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन्स ग्रांट करना। सर डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? कोई भी मुंह उठा के जाएगा, अभी जैसे हम घूमते फिरते जा रहे हैं, एक तो बैंक नजर आया, बोले बैंक ये लो 10,000 रुपया रखो अपने पास डिपॉजिट। बैंक बोलेगा नहीं हम क्यों रखेंगे, हम बोलेंगे हम पढ़ के आए हैं, तुम्हारा काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, चलो तुमको रखना पड़ेगा। या फिर हम घूमते फिरते जाएंगे, अभी पढ़ लिए, सर तो बता दिए थे कि बैंक का काम है लोन्स ग्रांट करना, लोन्स देना। चलते फिर देखे चार दोस्त का साथ चले गए, बैंक नजर आए, घुस गए अंदर और बोले चलो हमको 10 लाख रुपए का लोन दे दो। तो बैंक बोलेगा लोन दे दो, नहीं देंगे। बोलेगा हम पढ़ के आए हैं, हमको पता है तुम लोग का काम है लोन देना, चलो हमको दे दो। तो बैंक भगा देगा, बोलेगा जाओ पूरा पढ़ के आओ। पूरा वीडियो नहीं देखे थे, आधा देख कर आए थे। बैंक का ये फंक्शन तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग्स एंड लोन्स ऑफ एंड एडवांसेस, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो पहले आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा वो अकाउंट के ऊपर करेगा, मतलब आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी बैंक जो है आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। आपका अगर उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो बैंक आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कितना तरह का अकाउंट में बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स on types of बैंक अकाउंट। एक है नंबर 1 सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है नंबर 2 करेंट अकाउंट, नंबर 3 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, नंबर 4 रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो 4 तरह का है सर, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ध्यान से समझ लीजिए मेरा बात को। सेविंग्स अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जो मेरे और आपके तरह इंडिविजुअल लोगों का है। सेविंग्स अकाउंट का कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर ऑफ विड्रॉल के ऊपर एक लिमिटेशंस है। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड नंबर ऑफ विड्रॉल के ऊपर एक लिमिटेशंस है। आप जितना बार चाहे उतना बार डिपॉजिट नहीं कर सकते और जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में। बट हाँ, सेविंग्स अकाउंट का जो भी डिपॉजिट का अमाउंट रहता है, बैंक उसके ऊपर एक स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जो कि अभी 2.5 या 3% साल का है। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट का मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन मेरे और आप जैसे लोगों का है, हम लोग का मम्मी पापा भाई बहन, हम लोग का अकाउंट जो है ना, तो जो अकाउंट हम लोग का है उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट होता है बिजनेस कम्युनिटीज का, बिजनेस का, जो फर्म्स का, बिजनेसेस का, कंपनीज का जो अकाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। अब देखिए, करेंट अकाउंट इंडिविजुअल हम और आप जैसे पर्सन नहीं खुला सकते, कंपनी खुलाएगा, फर्म खुलाएगा, बिजनेसेस का अकाउंट खुलता है। तो करेंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। आप जितना बार चाहे पैसा डिपॉजिट करें, जितना बार आप चाहे पैसा विड्रॉ करें, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। बट हाँ, करेंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, उल्टा बैंक आपसे कुछ चार्जेस काटेगा।
कि भाई बहुत धंधा कर रहे हो तुम, थोड़ा हमको भी दो, तुम्हारा अकाउंट संभाल रहे हैं ना हम। समझ में आया? तो करेंट अकाउंट का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आप एक लमसम अमाउंट को एक बार में डिपॉजिट करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, और उस टाइम पीरियड का खत्म होने के बाद आप एक बार में इंटरेस्ट के साथ अपना पैसा को विड्रॉ कर लेते हैं। अब एफडी में देखिए मामला ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट है जितना भी टाइप्स ऑफ अकाउंट है, लेकिन एक बार में आपको पैसा डिपॉजिट करने और एक ही बार में फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद डिपॉजिट कर रहे हैं और उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अब पूरा का पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ कर लीजिएगा। इसको बोला जाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब देखो हम बताते हैं, तुम सोचे यार हमको एक बाइक लेना है, बुलेट खरीदना है, बुलेट का दाम है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, तो हम क्या करते हैं 10,000 रुपये महीना करके डिपॉजिट कर रहे हैं 20 महीना के लिए। एक रेकरिंग अकाउंट खुलवा लिए और उस अकाउंट में तुम 10-10 हज़ार रुपये हर महीना डिपॉजिट कर रहे हो, तो 20 महीना के बाद उस अकाउंट में तुम्हारा 2 लाख रुपए डिपॉजिट हो गया, प्लस बैंक तुमको एक इंटरेस्ट भी देगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रहता है वो सेविंग्स से ज़्यादा रहता है, फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है। मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट हो गया 20 महीने में फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपया, तो एट द एंड ऑफ 20th मंथ तुम जो डिपॉजिट किए प्लस तुम्हारा इंटरेस्ट मिलाकर 2.2 लाख रुपीस तुमको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये हो गया रेकरिंग अकाउंट, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आप हर एक टाइम इंटरवल के बाद उसको डिपॉजिट करते जा रहे हैं, डिपॉजिट करते जा रहे हैं, वो टाइम इंटरवल खत्म होने के बाद विथ इंटरेस्ट आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये 4 टाइप ऑफ अकाउंट में बैंक जो है आपको क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आपसे। तो ये जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑन दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट जो प्राइमरी फंक्शन है वो है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में भी बैंक लोन्स एंड एडवांसेस जो देता है वो अलग अलग फॉर्म में देता है। एक तो होता है आउटराइट लोन्स, मतलब नॉर्मल जो पर्सनल लोन होता है, भाई बैंक में गए लोन ले लिए, आउटराइट लोन्स। दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट, फिर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर आता है कैश क्रेडिट। तो ये 4 टाइप में जो है बैंक जो है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करता है। आउटराइट लोन का क्या मतलब होता है सर? आउटराइट लोन का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म लोन। आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन जिसको हम लोग बोलते हैं 4 साल 5 साल के लिए आप लोन लिए, आप फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख रुपए लोन ले लिए 5 साल के लिए, फिर अब हर महीना आप क्या कर रहे हैं? EMI भर रहे हैं। तो इस टाइप ऑफ लोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आउटराइट लोन्स। ये भी एक फॉर्म है बैंक जो लोन देता है। नेक्स्ट जो है दूसरा जो फॉर्म है जो बैंक जो लोन ग्रांट करता है वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब हम 11 से आप लोग को पढ़ा कर थक गए हैं, होपफुली आप लोग को याद हुआ होगा, नहीं याद हुआ होगा तो एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है कि बैंक से आप अपना जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट इज अ कंडीशन where the account holder is allowed to withdraw more than the balance on his credit। क्या मतलब है? इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझाते हैं। मेरा बैंक है SBI,
SBI में मेरा सेविंग्स करेंट अकाउंट है मान लो, और SBI में मेरा बैंक में डिपॉजिट है 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में है। हमको एक पार्टी को पेमेंट करना है 1.5 लाख रुपया, लेकिन अकाउंट में तो 1 ही लाख रुपया है। हम क्या किए, 1 लाख रुपया जो मेरे अकाउंट में है लेकिन पेमेंट करना है 1.5 लाख, तो हम क्या किए, चेक लिख दिए, 1.5 लाख का चेक लिख के वो पार्टी को दे दिए। पार्टी वो चेक को बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब देखो होना तो ये चाहिए चेक मेरा डिसऑनर बाउंस हो जाता कि भाई 1.5 लाख का चेक 1 ही लाख तो अकाउंट में नहीं होगा जाओ, लेकिन मेरा बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया हुआ है। कितना तक का, 50,000 तक का लिमिट दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। अब 50,000 तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट का फैसिलिटी का मतलब है कि मेरा अकाउंट 50,000 तक नेगेटिव में जा सकता है। अब 1 लाख मेरे पास है, 50,000 एक्स्ट्रा देना है, 50,000 का तो ओवरड्राफ्ट लिमिट है। बैंक ये 1.5 लाख का चेक पास कर देगा और मेरा अकाउंट का बैलेंस को -50,000 कर देगा। अब जब नेक्स्ट टाइम हम पैसा अकाउंट में डालेंगे तो बैंक ये 50,000 रुपये जो दिया था उसको अपना डिडक्ट कर लेगा और इसके ऊपर जितना दिन के लिए ओवरड्राफ्ट था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। ये एक तरह का लोन्स ग्रांट कर रहा है बैंक आपको शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो एक अमाउंट रहेगा ओवरड्राफ्ट लिमिट का, उतना तक का ही अमाउंट आपका नेगेटिव हो सकता है अकाउंट में। हाँ, अगर हम मान लो 2 लाख का चेक लिख के दे देते तब ये चेक बाउंस हो जाता, बोलता नहीं 1 ही लाख इसके अकाउंट में है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 के तो मिला भी देंगे तो 1.5 लाख तो हो रहा है, तो 2 लाख रुपए का पेमेंट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, तो चेक हो जाता है कैंसिल। क्लियर हुआ। तो ये हो गया एक फॉर्म ऑफ लेंडिंग ही तो है, बैंक एक तरह से लोन ही तो दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ना ओवरड्राफ्ट का सिस्टम। चलो नेक्स्ट आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 का अकाउंट्स में एक अलग से चैप्टर था, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे बहुत सारे आर्ट्स के भाई बहन लोग का भी है, आर्ट्स के स्टूडेंट का भी है, उन लोगों का तो अकाउंट्स नहीं था, तो उन लोगों के लिए इसको दोबारा से समझाते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। अब क्या मतलब है इसका, देखो मान लो ए जो है बी से सामान खरीदे, ए के पास पैसा नहीं था तो बी बोला है ठीक है हम तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दे रहे 50,000 का, तुम्हारे पास है नहीं अभी। ए बोला नहीं मेरे पास तो है नहीं, तो ए बी बोला ठीक है एक काम करते हैं हम 50,000 का बिल ड्रॉ कर दे रहे, 3 महीना बाद ये बिल में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। ए बोला हाँ ठीक है 3 महीना बाद तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। 3 महीना बाद ए बोला हम बी को 50,000 रुपये दे देंगे। तो फिर से समझो, ए गुड्स खरीदा है बी से 50,000 का, ए के पास कैश पैसा नहीं था, तो बी क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया ए के ऊपर। ए बोला ठीक है हम रेडी है, बिल में साइन कर देते हैं, 3 महीना बाद 50,000 आके ले जाना। बी बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बी को अर्जेंटली पैसा का भी ज़रूरत है, बी क्या करेगा, ये बिल को लेकर जाएगा बैंक के पास। किसके पास जाएगा, बैंक के पास, और बैंक को बोलेगा सुनो ना बैंक 50,000 रुपये हमको 3 महीना बाद ए से मिलने वाला है, लेकिन हमको पैसा का ज़रूरत है अभी, तो तुम एक काम करो ना ये बिल को अपने पास रख लो, 3 महीना बाद जाके ए से पैसा ले लेना, अभी तुम हमको 50,000 दे दो। बैंक बोलेगा ठीक है चलो दे देते हैं, बट बैंक बोलेगा हम अपना कुछ चार्जेस काटेंगे जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक 50,000 में से फॉर एग्जाम्पल 1,000 काट के 49,000 रुपया ए को बी को दे देता है, 3 महीना बाद ए से जाके 50,000 ले लेगा। तो ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है बिल्स के थ्रू, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट। अब क्या मतलब है कैश क्रेडिट का, व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रेडिट। देखो कैश क्रेडिट का मतलब होता है कि बैंक आपको कोई चीज गिरवी रख के, कोई चीज गिरवी रख के करेंट एसेट्स या स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट गिरवी रख के आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है। जब आप लोन रीपे कर दीजिएगा आपका जो सामान गिरवी रखा हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, मॉर्टगेज लोन। तो ये सब के थ्रू बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ठीक है। देखो एकदम डिटेल में हम आप लोगों को प्राइमरी फंक्शंस को समझा दिए, क्योंकि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है और उसमें से प्राइमरी फंक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हो गया भाई लोग? चलो अब हम लोग आते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? देखो एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है एजेंट वाला फंक्शन। क्या मतलब होता है? एजेंट वाला फंक्शन। बैंक तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा एजेंट का काम करता है, तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा एजेंट का काम करता है। कैसे सर एजेंट का काम करता है? देखो बैंक तुम्हारे बिहाफ में मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट करेगा तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल कर देगा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देगा, तुम्हारा बच्चा का स्कूल का फीस पे कर देगा। इसको बोलते हैं पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। हाँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑटो पे होगा। यदि तुम लोग को बहुत कोई का सब्सक्रिप्शन लिया होगा अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का, तो तुम लोग को हर महीना देने नहीं पड़ता है, बैंक ऑटोमेटिकली तुम्हारा पैसा काट के दे देता है। तो ये तुम्हारे लिए बैंक काम कर रहा है ना, एक इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। ऑटो पे ऑन कर दिया, बैंक देते रहेगा, हमको हर महीना देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। दूसरा होता है कलेक्टिंग पेमेंट्स। तुम्हारे बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट भी करता है। तुम शेयर्स खरीद के रखे हो, तुम एफडी करवा के रखे हो, तो हर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आते रहता है, डिविडेंड आते रहता है, तुमको जाकर लेना नहीं पड़ता है, बैंक तुम्हारे बिहाफ में खुद ब खुद कलेक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये कलेक्टिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो एक है मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, फिर है कलेक्टिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। तो ये सब क्या है? एजेंसी फंक्शंस बैंक परफॉर्म कर रहा है। फिर हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या मतलब है? बाइंग एंड सेलिंग, शेयर्स बेचने खरीदने में, एलआईसी को खरीदने में, म्यूचुअल फंड्स बेचने और खरीदने में बैंक तुमको हेल्प करता है, एडवाइस देता है। देखो ना, बैंक की तरफ से कॉल आता है, ये शेयर्स खरीद लिए, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये सब एजेंसी फंक्शंस है। तुम्हारा एजेंट की तरह काम करता है बैंक, तुम्हारा एजेंट बन के काम करता है बैंक। फिर तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा टैक्स पेमेंट करेगा, ठीक है ना, तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा। फिर आता है एक और पॉइंट यहां पे लिख सकते हो, एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज। एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज लिख सकते हैं यहां पे। एक्ट्स एज trustees and एग्जीक्यूटर्स। क्या मतलब है? तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा ट्रस्टी का काम करता है, एग्जीक्यूटर का काम करता है। मतलब हम कुछ वसीयत करके जा रहे हैं। अब मेरा मरने के बाद हम क्या भूत बन के आके देखेंगे कि वो वसीयत पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम बैंक को ट्रस्टी बना देंगे, एग्जीक्यूटर बना देंगे। बैंक को बोलेंगे देखो भाई तुमको गवाह रख के जा रहे हैं, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब बैंक मेरे बिहाफ में जो मेरा विल है, जो मेरा डीड है, वो डीड को इंप्लीमेंट करवाने का जिम्मेदारी बैंक का रहता है। तो ये भी एजेंसी फंक्शन बैंक तुम्हारे बिहाफ में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। एक्टिंग एज ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट और फंक्शन क्या आ जाएगा? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में क्या क्या है देख लो। ये सबको हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में लिखवाएंगे, टेंशन मत लेना, अभी तो बस एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम लोगों को। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप लोग सुने होंगे बहुत सारा बैंक जो है लॉकर फैसिलिटीज देता है,
लॉकर में आप जाके अपना कोई सेफ कस्टडी वैल्यूएबल्स इंपॉर्टेंट जायदाद का पेपर कागज डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। क्यों? आपको डर है कि घर से यहाँ वहाँ हो जाएगा, चोरी हो गया, ये हो गया। तो बैंक्स जनरल यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब जैसे हम बताए आपको लॉकर फैसिलिटीज देगा। हर बैंक नहीं दे, देखो हर बैंक एजेंसी और जनरल यूटिलिटी फंक्शन परफॉर्म करे जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन हर एक बैंक परफॉर्म करेगा, 200% करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं कर रहे तो वो काहेगा बैंक। ठीक है, तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी कोई कोई बैंक करता है। लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। फिर तुमको क्रेडिट कार्ड इशू करेगा कि जाइए क्रेडिट कार्ड से बिंदास शॉपिंग कीजिए, ये सब भी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आ जाता है। फिर तुमको एडवाइस करेगा, टैक्स का मैटर से, टैक्स रिलेटेड मैटर से आपको एडवाइस करेगा। इशू करेगा ट्रैवलर्स चेक। अब तो ट्रैवलर्स चेक का उतना काम नहीं आता है, क्योंकि अब तो क्रेडिट कार्ड का ज़माना आ गया है, यूपीआई का ज़माना हो गया। पहले ज़माना में ना लोग कैश, अब मान लो हम यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं घूमने, कैश लेके नहीं जाते थे, हम ट्रैवलर्स चेक लेकर जाते थे। वहाँ जाके, जैसे कि मेरा कोलकाता में घर है, कोलकाता का एसबीआई से चेक बनवाए, ट्रैवलर्स चेक, दिल्ली में गए, दिल्ली में जाके वो चेक जमा दिए, कैश ले लिए, दिल्ली पूरा घूमे। फिर मुंबई गए, मुंबई में वो चेक जमा दे दिए, एसबीआई में कैश ले लिए, ताकि कैश कैरी करने का रिस्क खत्म हो जाए। बट अब तो वो सब का ज़माना ही किया भाई, अब तो यूपीआई आ गया, पैसा का ज़रूरत नहीं है, अभी तो फट से पेटीएम करो, बस हो गया ख़त्म काम। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये सब है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक और फंक्शन आ जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन में। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है थ्रू डिपॉजिट्स। अभी कैसे करता है, ये क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। ये है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या है ये? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग बैंकिंग स्टार्ट किए, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े, ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़े। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक का फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एंड देन किस तरह से सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। चार चीज पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ लिए, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ना है, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक पढ़ना है। ये चार चीज बैंकिंग वाले चैप्टर से, ये चार चीज आपको समझना है। हम चारों आपको समझा देंगे, चाहे हमको 2 क्लास लगे 3 क्लास लगे, ठीक है ना। हम वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा घसीटने नहीं मांगते, हम चाहते हैं नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो लेकिन लॉन्ग ना हो। 1 घंटा का क्लास हम रिकॉर्ड नहीं करें, हम 40 मिनट का क्लास रिकॉर्ड करें। हमको एक चैप्टर को अगर खत्म करने में 6 क्लास, मान लो 8 क्लास लगेगा, तो हम 1 घंटा करेंगे तो 8 क्लास लगेगा, 40 मिनट करेंगे 10 क्लास लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भाई देख रहा है उसका अगर स्टेमिना ज़्यादा है तो भाई तुम आराम से बैठो, बैठ के देखो, 2-3 वीडियो एक साथ देख लो। बट हम जो मास के लिए बना रहे हैं वो लोग टिकटॉक जनरेशन वाले, रील्स, तुम लोग सॉरी टू से बट तुम लोग रील्स वाले जनरेशन के हो, जिसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, क्योंकि रील करते स्क्रॉल करते 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 आदत हो गई है। तो उन लोग को कैप्चर करके रखना 1 घंटा के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग का टाइम में 2-2 घंटा का क्लासेस चलता था ट्यूशन का, हम लोग पढ़ते थे। अभी 2 घंटा पढ़े, सर दर्द कर रहा है, सर बोरिंग लग रहा, यहाँ वहाँ देखने लग जाएगा, फ़ोन घाटने लग जाएगा। ऑफलाइन में ये सब करता है बच्चा स्कूल में बैठ के, तो ऑनलाइन तो पता नहीं तुम लोग कैसे करके देखते होगे, अल्लाह जाने। ठीक है, तो इस वजह से 40 मिनट का हम कोशिश करते हैं 40 मिनट तक का क्लास रखें, थ्योरी वाला पोर्शन। समझ में आया? तो इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर। अब वीडियो आने का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, थोड़ा ज़्यादा वीडियो आएगा। पूजा खत्म हो गया, फेस्टिव खत्म हो गया, अब हम लोग का जो दिसंबर तक का टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करने का, तो उसका हम लोग का वीडियो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएंगे। ठीक है, वीक में 2-2, 3-3 वीडियो एक सब्जेक्ट्स का आने लगेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ये पहला चैप्टर है जो यूट्यूब में आ रहा है, आप लोग हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए,
समझ में आ रहा है, ताकि आप लोग पूरा सिलेबस हम लोग के साथ कंप्लीट कर सके। तो चलिए वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। जो भी डाउट हो हमसे व्हाट्सएप में आप लोग पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर चैनल के अबाउट में दिया हुआ है।